नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में जहां सरकार ने पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दे दिए हैं। हाल ही में उज्जैन और इंदौर में हुई घटनाओं के बाद माना जा रहा था कि पीएफआई को लेकर अब कोई फैसला किया जा सकता है। उधर प्रशासनिक प्लेटफॉर्म से अलग सियासी प्लेटफॉर्म पर भी तैयारी खास है। बीजेपी ने कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए हजारों साइबर योद्धा तैयार किए हैं। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर अब पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सरकार की रडार पर है। जानकारी के मुताबिक एमपी में पीएफआई को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। इंटेलिजेंस ने एमपी को पीएफआई से बड़ा खतरा बताया है। सिमी से कनेक्शन मिलने के बाद से पीएफआई रडार पर था। एमपी सरकार के पास पीएफआई को लेकर इनपुट और एविडेंस है। अब इसी के आधार पर पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी है। स्पेशल टीम इस मामले की जांच कर रही है और इस पर नजर रख रही है। एमपी में पीएफआई के 650 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो कि अब भी बढ़ रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं, मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई साजिशन इस प्रकार के चक्रव्यूह रचने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे वीडियो बनाना, वीडियो वायरल करना, फिर उनमें सरकार को और बाकी लोगों को कटघरे में लाना, ये कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से इस मध्य प्रदेश के अंदर भी पीएफआई जैसे संगठन जो देश विरोधी संगठन हैं, जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इन पर कड़ी निगरानी के साथ ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं टिकेंगे। सरकार इनके खिलाफ तत्परता के साथ गंभीर से गंभीर कार्रवाई करेगी। बहरहाल मध्य प्रदेश में पीएफआई की मौजूदगी की बात करें तो माना जाता है कि इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर और रतलाम में पीएफआई के सदस्य सक्रिय हैं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। ये अंदेशा जताया गया था कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व मध्य प्रदेश में भी गड़बड़ी फैला सकते हैं। बहरहाल एक तरफ शासन और प्रशासन के स्तर पर दहशतगर्दों पर नकेल कसने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सियासी स्तर पर भी कोशिशें दिख रही हैं। बीजेपी ने अब राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया प्लान बनाया है। इसके लिए बकायदा गुरुवार को भोपाल में सेमिनार भी आयोजित हुई। जानकारी के मुताबिक एमपी बीजेपी ने 65,000 साइबर योद्धा तैयार किए हैं। साइबर योद्धा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहेंगे। साइबर योद्धा राष्ट्रवाद का प्रचार करेंगे, देश विरोधी प्रचार करने वालों को जवाब देंगे। साइबर योद्धा कट्टरपंथी विचारधारा पर पलटवार भी करेंगे। मित्रों, साइबर योद्धाओं को भी आज हम सब लोगों को तैयार होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे विचार पर, हमारे देश पर, सोशल मीडिया पर इस भारत को बदनाम करने वाले लोग हैं और इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी जिनका एक राजनीतिक उदय इस दुनिया के अंदर हो रहा है, इनको जवाब देने का काम इस सोशल मीडिया के युद्ध में भी हम सब लोगों को करने के लिए तत्पर और तैयार होने की आवश्यकता है। बहरहाल अगर पीएफआई पर बैन की तैयारी है तो इसके पीछे मुमकिन है कि कोई ठोस आधार जरूर होगा। ऐसे में विपक्ष से भी उम्मीद यही होनी चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक भूमिका निभाए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एस.सी. त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विकी खोंगल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विकी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत त्रिपाठी सर आप ही से करते हैं। एकाएक पीएफआई का इस तरह से प्रदेश में एक्टिव हो जाना, उस पर अब बैन लगाने की चर्चा शुरू हो जाना, क्या मायने रखता है और किस तरह से इसे देखा जाए? मध्य प्रदेश में पहले सिमी भी एक्टिव हुआ था सबसे पहले, और मध्य प्रदेश ने ही सिमी को बैन करने की प्रोसीडिंग चालू की थी। अब अगर पीएफआई की गतिविधियां हैं और शासन के पास कोई जानकारी है तो उसके बारे में कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो दो घटनाएं हुई हैं गंभीर घटना है, इनका लिंक कहाँ है, इसको पूरी जांच करके उस लिंक को ख़त्म करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण हैं। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी,
हाल ही में हमने उज्जैन की घटना देखी, इंदौर की देखी, बुरहानपुर का मामला सामने आया। प्रदेश में कई ऐसे अब घटनाएं हुई हैं जिसके बाद एकाएक इंटेलिजेंस का एक्टिव हो जाना, एकाएक अब पीएफआई पर बैन लगाने की बात कर देना। सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि हमने सिमी पर बैन लगाया था, उसके बाद भी स्लीपर सेल्स आज भी काम कर रहे हैं। 650 से ज़्यादा यहाँ पर पीएफआई के सदस्य बन जाते हैं। क्या ये एक बड़ा फेल्यूर नहीं है कि हमें इनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी? हम एकाएक तो इस तरह से पीएफआई प्रदेश में एक्टिव नहीं हो गया, धीरे धीरे ही चल रहा होगा। क्या ये घटनाएं एकाएक बड़ी जिसके बाद अब तत्परता देखने को मिल रही है? उमेश जी। नहीं, एक तो इसको हम फेल्यूर से जोड़कर नहीं देख सकते हैं जी। इंटेलिजेंस अपना काम करता है और बहुत प्रतिबद्धता के साथ, दक्षता के साथ और निपुणता के साथ करता है। उनके अपने डाटा कलेक्शन होते हैं, उनके अपने सोर्सेस होते हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के संगठनों से जो लोग जुड़े होते हैं वो मुझे लगता है कि व्यक्ति से अधिक ज्यादा वो एक विचार बन जाते हैं और वह कुविचार के रूप में काम करते हैं, स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। कई बार उनकी शिनाख्ती बड़ी मुश्किल होती है, चिन्हित करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग जो हैं वो नागरिक ठिकानों के बीच घुल मिल कर रहते हैं। उनकी गतिविधियां तब सामने आती है कि जब वो इसका प्रकटीकरण सार्वजनिक रूप से कर बैठते हैं। यद्यपि ये इतने कट्टर होते हैं और अपने मिशन और एम्बिशंस के प्रति इनकी जिजाविषा इतनी तगड़ी होती है कि ये बहुत आसानी से चिन्हित होने वाले लोगों में नहीं होते। पर हाल में जो 2-3 घटना हुई है उसमें पीएफआई का हाथ उजागर हुआ। विशेष करके इंदौर वाला जो घटनाक्रम हुआ था वो तस्लीम खान चूड़ी वाले के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारपीट हुई थी, हम उस मारपीट के तरीके से भी सहमत नहीं है। और उसके बाद जो सेंट्रल कोतवाली थाना इंदौर पर प्रदर्शन हुआ था और जिसमें अब्दुल रहीम बैलीम और ये मुमताज वगैरह जो पीएफआई के सक्रिय सदस्य है, इन सदस्यों की भूमिका सामने आई थी। इनके ब्रॉडकास्टर्स मैसेज जो थे वो एसपी और डीएसपी की पकड़ में आए, इंटेलिजेंस वालों ने उनको चिन्हित करा और उसके बाद जब पड़ताल करी तो बहुत सारे खंडवा में, उज्जैन में, इंदौर में और खास करके जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि ग्रामीण अंचलों तक में इनके स्लीपर सेल के लोगों को चिन्हित करने में इंटेलिजेंस को मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त हुई होगी। तो इन सब घटनाक्रम के चलते फिर ऐसा लगा कि पीएफआई जो है उसकी जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पैर पसार रही है। और ये मध्य प्रदेश जो हमारा शांति का टापू है जिसमें पारंपरिक सौहार्द है और मुझे लगता है कि सांप्रदायिक वैमनस्य या सांप्रदायिक विद्वेष मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा न्यूनतम स्तर पर है। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द जो है इसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। मेरा इसीलिए सवाल था सर, मैं इस सवाल का और आगे भी जवाब लेने की कोशिश करूंगा। विकी जी को भी चर्चा में जोड़ते हैं। विकी जी, अगर इस प्रतिबंधित संगठन पर अगर बैन लगाने की मांग की जा रही है, उसके लिए सरकार एक्टिव नजर आ रही है, इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके आधार पर अगर इस पर बैन लगाया जा रहा है, कांग्रेस समर्थन तो करेगी ना सर? 100% समर्थन कांग्रेस करेगी इसका। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपने गृह मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के 6 जिलों से ज्यादा में इनका नेटवर्क पैरों पसार जाता है। मध्य प्रदेश में 650 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स इसके होते हैं। और बड़े ही दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि आदरणीय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इसको जो है फेलियर के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कानून व्यवस्था इतिहास में सबसे लचर है। आप नेमावर की घटना देखिए, आप घटना देखिए अभी आदिवासी अत्याचार पर नीमच की घटना देखिए, आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मंत्री डिंडोरी के अंदर जो है एक महिला के साथ जो है गैंग रेप में शामिल पाया जाता है। एक अभी आपको एक लेटेस्ट खबर बताता हूँ, आज की खबर, ये मुख्तार अहमद, ये मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूँ। मुख्तार अहमद भारतीय जनता पार्टी का के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का महामंत्री है। ये आज नकली सीमेंट और नकली रेत की बोरियां बेचता हुआ मस्जिद में पाया गया, उसके खिलाफ एफआईआर हुई। अब कानून व्यवस्था लगातार लचर इस मध्य प्रदेश के अंदर होती जा रही है। अनुसरण करना है तो माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का कीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने सिमी पर बैन लगाने का कार्य किया था, सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों की हिम्मत नहीं होती थी मध्य प्रदेश के अंदर शीश उठाने की। हमारे मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर, आज मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर शीश उठा रही है ऐसी शक्तियां, इनको हिम्मत कहां से आ रही है? ठीक है विकी जी, हिम्मत ऐसे। मेरा एक सवाल अब उसके साथ जोड़ लीजिए। उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विकी जी से एक और सवाल कर लेता हूं।
ठीक है विकी जी, आपने मांग जरूर की है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपने तमाम सारे वाकयात गिना दिए, लेकिन ये नहीं गिनाया कि उज्जैन में क्या हुआ था, ये नहीं गिनाया इंदौर में क्या हुआ था, ये नहीं गिनाया बुरहानपुर में क्या हुआ था। ये तमाम मसले वो थे जिनके पीछे कहीं ना कहीं हम गलती से सही लेकिन टूल किट बनने का नहीं कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। अगर उज्जैन में नारे लगते हैं और उसमें अगर हम ये कह देते हैं, उसके ट्वीट को वायरल कर देते हैं, आपने जिनका नाम लिया मैं उनके नाम के साथ कह देता हूं, अगर उस ट्वीट को वो बिना जांचे परखे वायरल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो टूलकिट का हिस्सा बन गए, जो काम वो एजेंडा चला रहे थे? मध्य प्रदेश के अंदर मेरा तो सीधा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की अवैधानिक या इस प्रकार की देश विरोधी शक्तियों की हिम्मत कैसे होती है मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर पांव पसारने की, जब वो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल ये तो सर इसीलिए ना कि हम लोग मौन समर्थन कर देते हैं, नहीं किया जाता इस तरह के उज्जैन के मामले को लेकर मौन समर्थन तो नहीं होता ना ऐसा। मौन समर्थन किसने किया है इस प्रकार की देश विरोधी ताकतों का? हम तो हमेशा उनके खिलाफ खड़े हुए। क्यों नहीं किया? नहीं किया। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लगे और उसमें अगर दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट वहां पर आ गया तो क्या ये मौन समर्थन नहीं था? ना जांचा गया, ना परखा गया, ना उस पर कोई जांच हुई, ना उसको कोई वायरल किया गया, उसके बाद अगर इस तरह से समर्थन हुआ तो क्या गलत नहीं था? 10 साल मुख्यमंत्री रहे हुए महानुभाव यदि कह रहे हैं कि उसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी की क्या गलती है उसमें? दिग्विजय सिंह जी ने क्या के समय में ही मध्य प्रदेश को शांति का टापू का अगर पर्टिकुलर एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं आया मध्य प्रदेश में उनके 10 साल के शासनकाल में कि जिसमें कि मध्य प्रदेश की भूमि पर इस प्रकार की ताकतों ने सर गिनाऊंगा सर, अगर यही वक्त रहा तो और गिनाऊंगा, और कई मसले गिनाऊंगा। लौट रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं एक बार। ठीक है उमेश जी, अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं त्रिपाठी सर का रुख करूंगा। उमेश जी कंप्लीट करिए। मैं इस गंभीर विषय को राजनीतिकरण से बचना चाहता था, पर जिस प्रकार के राजनीतिक आरोप का लेपन हमारे माथे पर करा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अब बहुत दो टूक बात करने का समय आ गया है। बोलिए सर। हमने तो कभी 55 साल की उम्र में नहीं सुना है कि करबला के मातम में जिंदाबाद के नारे लगते हैं। करबला का मातम जो होता है वो हैप्पी बर्थडे का केक काटने का नहीं होता है प्रवक्ता जी। वहां पर हसन और हुसैन के नवासों के कत्ल और गारत की मातम मनाया जाता है, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वहां काजी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और बेशर्मी के साथ पर ट्वीट करते हैं, जुडिशरी के काम को खुद करते हैं, पुलिस इंटेलिजेंस का काम खुद करते हैं, और ट्वीट करके कहते हैं कि वो काजी जिंदाबाद के नारे लगे, और यहां तक नहीं थमते। उसके बाद कहते हैं कि वो निरपराध है, उनको मुक्त कराया जाना चाहिए। एक बात, तुम्हारा प्रदेश का प्रवक्ता विमल सूरी, जिसकी अभी तुम हिमायत कर रहे थे, कौन था जिसने सेंट्रल कोतवाली पर उस पगलाई हुई भीड़ को उकसाया था? 2 बजे घटना घटी, 2 बजे दोनों पक्षों के बीच में समाधान हो गया। उसके बाद ये मुमताज कौन है पीएफआई से जुड़ा हुआ? इसकी पृष्ठभूमि देखिए। दिग्विजय सिंह का खास समर्थक कार्यकर्ता रहा है, एक समय कांग्रेस पार्टी में काम करता था। ये अब्दुल रऊफ बैलीम कौन है जो पीएफआई का है? ये दिग्विजय सिंह का समर्थक कार्यकर्ता था। ये दोनों कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी जो आपकी विंग होती है उसके सदस्य थे, बाद में पीएफआई से जुड़े। जिस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उनके आगे पीछे घुमा करते थे, आपकी पार्टी के सदस्य थे। आपका प्रदेश प्रवक्ता भीड़ को उकसाता है, आप लोग सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करते हैं, और दिग्विजय सिंह के इतने स्तुति गान गा रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो। ये झिरनिया, महिपुर और खाचरोद के कुओं में हथियार किसकी सरकार में मिले थे? ठीक है, हथियारों के जखीरे मिले थे? त्रिपाठी जी बताएंगे, AK-47 तक मिली थी। नहीं, बहुत अच्छी बात उमेश जी, आपने सारे तथ्य गिना दिए। उमेश जी मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, आपने सारे तथ्य गिना दिए, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए उमेश जी। अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के पास है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों आखिर इंतजार किया जा रहा है कि सरकार बैन लेने का फैसला करे, उसके बाद कुछ विचार विमर्श किया जाए? अगर ये सारे तथ्य हैं आप लोगों के पास, इतने सारे इंटेलिजेंस आप लोगों के पास है, तो फिर तो कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई हुई है सर, राउंड अप करा गया है। चाहे काना भील वाली घटना बता रहे थे, उसका पीएफआई से क्या लेना देना है? आरोपियों को राउंड अप करा गया है, उनके मकानों को तोड़ा गया है। उज्जैन वाली घटना में तत्काल आरोपियों को राउंड अप करा गया, गिरफ्तार करा गया है। तस्लीम खान के साथ जिन्होंने मारपीट करी है उन पर 14 संगीन धाराओं में मुकदमे लगे हैं, और तस्लीम खान को भी पास्को एक्ट में बंद करा है। और ये नेमावर की घटना का बार बार कांग्रेस बोलती है, कौन है नेमावर की जासूसी करने वाला? नगर पालिका के अध्यक्ष के बेटे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, लौट रहा हूं आप दोनों के पास। त्रिपाठी जी का रुख करना अब इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
त्रिपाठी जी यहाँ पर ठीक है सर, लौट रहा हूँ। उमेश जी और विकी जी वापस लौट रहा हूँ, अभी वक्त है हमारे पास। त्रिपाठी जी का एक रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, अगर इस पूरे मसले को देखा जाए, जिस तरह से सिमी ने अपना एक ये कह लीजिए कि पनागाह टाइप बना ली थी मालवा निमाड़ क्षेत्र को, वही कहीं ना कहीं अब पीएफआई करता हुए भी नजर आ रहा है, जिसे कहते भी हैं हम कि एक बी टीम है। और अगर वो इतना एक्टिव हो रहा है तो कहाँ चुनौती देखते हैं क्या पुलिस के लिए? कैसे इस पर बैन लगाया जा सकता है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? त्रिपाठी सर देखिए, एक्टिविटीज़ जो हैं उनका इकट्ठी जानकारी करके उसके बारे में एविडेंस इकट्ठा करके आगे कार्रवाई हो सकती है। सिमी के बारे में भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन ने सबसे पहले भेजा था, उसको समय लगा बैन करने में। पीएफआई की एक्टिविटीज़ यूपी में भी नोटिस हुई हैं, दिल्ली में भी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन एक्टिविटीज़ के बारे में कोई कन्विक्शन या ऐसा कुछ या वहाँ कोई बैन किया गया ऐसी जानकारी नहीं है। अब यहाँ भी बैन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए। इंटेलिजेंस का एविडेंस से कोई पार्टी बैन नहीं होती। बैन करने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ को कंफर्म करना पड़ता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो, और उन घटनाओं के बारे में उल्लेख करना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की अगर शुरुआत है, पहले कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इसको थोड़ा और जल्दी करेंगे तो एविडेंस इकट्ठा होगा, और अगर एविडेंस पर्याप्त है तो इसका लाभ क्या होगा सर? बैन करने से क्या लाभ होगा? चाहिए यूपीए के तो, लेकिन पहले एविडेंस इकट्ठा करना। लाभ यह है कि सदस्य फिर गिरफ्तार हो जाते हैं और उनकी बेल नहीं होती है, ये होता है लाभ। नहीं, सबसे बड़ा तो यही ना कि आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे आप निकालेंगे कि हाँ ये पीएफआई का सदस्य है। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है कि फिर कहीं ना कहीं एक संगठन खड़ा हो जाएगा कि गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। उमेश जी, एक सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले विकी जी का रुख करूंगा। विकी जी, कहीं आपको ये कोई हिडन एजेंडा तो नहीं नजर आता क्या किसी भी राजनीतिक दल का? बिल्कुल एजेंडा नहीं नजर आता मुझे इसमें। मध्य प्रदेश से काफी छोटे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने पीएफआई को बैन किया हुआ है, जिसमें झारखंड है, केरल है। मध्य प्रदेश से आधी जनसंख्या नहीं है जिन स्टेट्स की। उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहां के डीजीपी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैन नहीं होता। क्यों नहीं होता बैन? और झारखंड और केरल जैसे छोटे राज्य उसे कैसे बैन कर देते हैं? और मध्य प्रदेश में जब 650 एक्टिव मेंबर्स आपने चिन्हित किए और उज्जैन और इंदौर की घटना का जब आप हवाला दे रहे हैं, तो उसको बैन करने में तो सर अब तक कांग्रेस कहाँ थी? क्या राष्ट्रीय बीजेपी और आरएसएस की बपोती है क्या? अब तक कांग्रेस कहाँ थी? मांग कर लिया होता सर कि बैन कर दीजिए इस तरह के संगठन को। शासन के पास है, हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होनी चाहिए, या शासन के टेबल पे होनी चाहिए, गृह मंत्री के टेबल पे होनी चाहिए। हम लोग तो समर्थन में खड़े हुए हैं, गृह मंत्री के साथ खड़े हुए हैं इस विषय में, लेकिन गृह मंत्री से आग्रह हमारा यह है कि कम से कम पूरी ताकत। बहुत अच्छी बात है सर, एक तरफ तो हम टूलकिट बनकर उनका हिस्सा रहते हैं, उस तरह के मामलों को और उजागर करते हैं, उस तरह के मामलों को खींचते हैं, और दूसरी तरफ हम गृह मंत्री के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हुए। बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है सर। आरोप लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, जो तथ्य हैं, जो खबरें इतने पिछले दिनों से सामने आई हैं, उसी पर बात कर रहा हूं। और यहां तक कि मैंने हर एक चीज बताई भी आपको। किसकी जवाबदेही है? मध्य प्रदेश आदिवासी उत्पीड़न में सब नंबर 1 की पोजीशन पे देश में, एनसीआरबी के डेटा कह रहा है ये। किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? ये अकेला मुद्दा नहीं है, मुद्दे और भी हैं। दलित आदिवासियों के अधिकारों की उनको सर, वो तो हमारे घर के मुद्दे हैं, उनको तो सुलझा लेंगे। ये तो राष्ट्रीय हित की समस्या है सर। ध्रुव सक्सेना जो है, ध्रुव सक्सेना इनकी पार्टी का सोशल मीडिया का सर मान लिया आपकी बात को, वो अपने घर के मुद्दे हैं, वो बहुत बड़े नहीं हैं, उनको सुलझा लिया जाएगा। उस पर हम लाख सवाल खड़े कर लेंगे, उस पर हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे। ये तो राष्ट्रीय हित का मसला है सर। तालिबान की स्थिति क्या, अफगानिस्तान की स्थिति क्या हुई है, उसको भी समझिए। उमेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की स्थिति अफगानिस्तान की हुई है, उसी से डरकर अब सचेत होने की आवश्यकता नजर आने लगी है? यही वजह है कि बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। आज शाम को 5 बजे हमने देखा भी संवाद हुआ। सचेत तो हमेशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है और राष्ट्रवादी विचारों के साथ हम सन्निध होकर खड़े हैं। और अफगानिस्तान जैसी घटनाएं तो घटने नहीं दी जाएगी सर। उन हरामखोरों की भी चमड़ी उधेड़ी जाएगी जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, और उनसे भी जवाब तलब करे जाएंगे। जो आप कह रहे हैं घटने नहीं दी जाएंगी, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए सर। नहीं, जो इस प्रकार की गतिविधियों के सरपरस्त बन के खड़े हैं उनको भी चिन्हित करा जा रहा है, उनका भी सच उजागर करा जा रहा है। ये जो स्लीपर सेल केवल वो नहीं होती है कि जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है,
मुझे लग रहा है कि वो सारे लोग भी बहुत दोषी है और बराबर के अपराधी है जो इस प्रकार के घटनाक्रम घटने के बाद हिमायती बनकर खड़े होते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का नाम तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। बार बार इस प्रकार के तत्वों को वो प्रोत्साहित करते, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते, उनके साथ कदम ठीक है, मैं रोक रहा हूं त्रिपाठी जी से कमेंट ले लेता हूं, वापस आ रहा हूं उमेश जी और विक्की जी। त्रिपाठी जी, एक सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है, उमेश जी ने जिस बात का जिक्र किया वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि प्रारंभिक तौर पर देखते हैं कि हाँ ये जो मामला हुआ है वो गलत हुआ है और उस पर हम या तो ट्वीट कर देते हैं या उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं बाद में जांच के बाद ये स्पष्ट होता है ये तो एजेंडे के तहत हुआ, ये गलत था, लेकिन हमने उसे सही दिखाकर उसे अब अपना उसका हम हिस्सा बन गए। तो क्या ऐसे मामले में कहीं कोई जांच होती है, क्या उस पर कहीं कोई कार्रवाई होती है त्रिपाठी जी? देखिए, जो ट्वीट करता है उसकी जवाबदारी है कि जानकारी वेरीफाई करें, उसकी कार्रवाई तो ट्विटर अपने आप से करता है कि अगर उनको अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन कोई देता है तो ट्विटर उसको बैन करता है। और उस जानकारी से यदि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर में असर पड़ता है तो उस पर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। बेसिक चीज़ ये है कि देखिए, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का है ये तो चलते रहेंगे, प्रजातंत्र में होता रहता है। ये बात भी है कि जो अवैधानिक कार्रवाई करते हैं वो ज़्यादातर राजतंत्र के नज़दीक आ जाते हैं जी। जैसे ही जो सरकार आती है उसके पास आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खुले रूप से आए या अंदरूनी रूप से साथ आए। बिल्कुल, यही वजह है कि इस तरह का ये राजनीतिक एजेंडा भी बनता जाता है और यही वजह है कि इस पर फिर राजनीति होती हुई दिखाई देती है। खैर, चूंकि समय का अभाव था, एसपी त्रिपाठी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विक्की खुंगल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही मसला नहीं है, सिर्फ इस पर राजनीति ही नहीं हो रही है। सवाल यह है कि पीएफआई को बैन तो जरूर कर देंगे, आपने सिमी को भी बैन किया था, लेकिन उसके बाद भी अगर पीएफआई खड़ा हो रहा है तो क्या मध्य प्रदेश में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनकी शिक्षा पर कोई काम किया जाए, उन्हें अब उनके माइंडसेट को बदला जाए, उनकी विचारधारा को शुद्ध किया जाए? अगर ऐसा करेंगे तब जाकर पूर्ण रूप से हम इस पर लगाम लगा सकते हैं, नहीं तो फिर कल कोई दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पीएफआई की तो महिला विंग भी है, स्टूडेंट्स विंग भी है, और उसके बाद अगर ये पनप रखेंगे तब फिर शिक्षा को लेकर हमें विचार करना होगा। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।